नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी हमने आपने चीन में एक जमावड़ा देखा, बल्कि 2 जमावड़े देखे। एक एससीओ समिट में और उसके बाद देखा कुछ एक्सटेंडेड कुछ दूसरे और राष्ट्र प्रमुख भी पहुंचे और एक परेड वहां पर आयोजित की गई। एक तरीके से वो चीन की तरफ से शक्ति प्रदर्शन था। और ये जो परेड है, ये पिछले कुछ वर्षों में एंटी वेस्ट एक तरीके से हो गई है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उससे पहले ही निकल आए थे और एक मैसेज भी दे दिया कि भाई, चूंकि जापान के साथ हमारे अलग तरह के रिश्ते हैं, तो हम इस तरह की परेड में शामिल नहीं हो सकते हैं, जो एक्चुअल में जापान पर जीत के सिलसिले में ही आयोजित की जाती है। अब इतना बड़ा जमावड़ा, इसको लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा है। और जिस तरह का रुख अख्तियार किया गया है, या जिस तरह के मैसेजेस आए हैं, जिस तरह के विजुअल्स आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बिल्कुल एकदम बेलौस तरीके से खिलखिलाते हुए, बड़े अनौपचारिक माहौल में बातचीत करते हुए, तो अब मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो थोड़ा-सा और ज़रा नमक, मिर्च और मसाले लगा करके उन चीज़ों को आगे किया गया। ट्रंप साहब भी कहाँ खामोश रहने वाले थे। जैसे ही उस दिन उठे और उनको सारा कुछ बताया गया या जानकारी मिली, तो उन्होंने भी अपना बयान दाग दिया। लेकिन एक और घटना हुई है। व्हाइट हाउस में एक डिनर आयोजित किया गया है। अमेरिका के टॉप सीईओ की आवभगत की गई है। खुद ट्रंप साहब की वाइफ मिलेनिया होस्ट कर रही थी, अध्यक्षता कर रही थी। और खबर ये भी है कि एलन मस्क को नहीं बुलाया गया, बाकी लोगों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि भाई, आप कितना खर्च कर रहे हो, आप इतना कितना खर्च कर रहे हो। एक्चुअल में ये मीटिंग दो खबरों के बीच में है। एक ये कि चीन में एक जमावड़ा हुआ है, एक शक्ति प्रदर्शन हुआ है, एक मैसेज वहां से भेजा गया है कि आप जो ये धमकियां वमकियां दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दूसरी खबर ये आ रही है, और मूडीज की रिपोर्ट है, कि अमेरिका मंदी के कगार पर जाकर के खड़ा हो गया है और वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। तो ये मीटिंग से आप सीधे जोड़ें या आड़े तिरछे जोड़ें, पर डोनाल्ड ट्रंप की एक, कहते हैं ना कि बदहवासी, असुरक्षा, वो सब जाहिर हो रही है और अब वो हाथ पैर मार रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत साहब, तो उन्हीं से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ और घटनाएं भी हुई हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। आदि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। तो ये जो सीईओ की बैठक, और वो एक कॉपी और पेन लेकर के जैसे बैठते हैं ना हेडमास्टर साहब, और पूछते हैं, हाँ भाई, तेरा क्या इरादा है, तेरा क्या इरादा है, तेरी कैसी तैयारी है, तू कितना मार्क्स लेकर के आएगा। तो वो पूछ रहे थे कि तू कितना खर्च करेगा, तू कितना खर्च करेगा। तो इस अंदाज में वो डिनर आयोजित कर रहे थे। क्या कहेंगे आदि जी? देखिए सर, दुनिया में 2 तरह की पावर्स हैं, एक है टेक्नोलॉजिकल पावर और एक है मिलिट्री पावर, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल पावर मतलब आपके पास इकोनॉमिक पावर भी है, तभी आप टेक्नोलॉजी में आगे रहेंगे और मिलिट्री भी, दोनों में इकोनॉमिक आपकी बेस बनती है। चाइना ने मिलिट्री पावर डिस्प्ले करी, यहाँ पर इन्होंने टेक्नोलॉजिकल माइट डिस्प्ले करने की कोशिश करी है और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करी है कि हमारे पास सारे जो सबसे बड़े टेक सीईओज़ हैं, वो सारे हमारे पास बैठे हैं और वो इतना-इतना पैसा देखो यहाँ पर लगाएँगे। और इसमें ट्रम्प का भी अपना फ़ायदा है सर, बिकॉज़ देखिए उसको एक प्रोजेक्शन करना है, एक मीडिया नैरेटिव क्रिएट करना है कि वो इन्वेस्टमेंट ला रहा है अमेरिका के अंदर। एंड अगर आप देखेंगे आज सुबह जो न्यूज़ आई है कि जापान ने भी इनके साथ जो ट्रेड डील अभी तक रोकी हुई थी, जिस पे रेजिस्टेंस कर रहा था, अमेरिका ने पूँछ पे पैर रखा होगा ज़ोर से और जापान मान मान गया है। और यहाँ तक बोला जा रहा है कि $550 बिलियन जापान इन्वेस्ट करेगा,
कितना आएगा पैसा, कितना नहीं आएगा, वो तो अलग ही कहानी है। बट सर एक मीडिया प्रोजेक्शन उसको दिखाना है, उसका ये एक एक मूल रहा है कि अपने आप को एक सक्सेसफुल प्रेज़िडेंट दिखाना है उसको, कि वो है। ना इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं सर, हमको ये समझना है कि पहले तो इकोनॉमिक उसकी रिक्वायरमेंट है कि लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करें कि ताकि उसका जितना भी डेफ़िसिट है वो ऑफशूट कर सके उसको। दूसरा एक वो कोशिश ये कर रहा है कि अमेरिका में इंडस्ट्री आए जो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन आगे जाके टेक्नोलॉजी की जो गेम है, उसके अंदर इसको अपनी डोमिनेंस रखनी है, तो तभी ये कल आपको दिखा रहा है कि भई ये टेक वाले हैं, जितने मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं इनका वो हूँ। अब आप इसमें जो डीप स्टेट है और इनको भी देखेंगे, वो उनकी तरफ से भी काफ़ी इस टाइम पे टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी बातें चल रही हैं। जो डीप स्टेट के एलिमेंट्स हैं, जिनकी मीटिंग्स होती हैं, बाइल्डर्बर्ग कॉन्फ्रेंस जो होती है और 2-3 कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, उसके अंदर एआई के ऊपर, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी बातें बोली जा रही हैं। सो देयर इज़ अ कंसर्न। कंसर्न एक है और दूसरा एक इन्वॉल्वमेंट है बिकॉज़ ये जितने भी टेक की जो इंडस्ट्री है, ये बहुत पावरफुल है सर, बहुत अमीर है, बहुत पावरफुल है। क्योंकि ये लोग एक चीज़ कंट्रोल करते हैं सर व्हिच इज़ द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप मैं जिस जिस चीज़ पे बैठ के बात कर रहे हैं, ये एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफ़ॉर्म है। ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता है लोगों को, एम्पावर करता है लोगों को। तो आप जिन-जिन को जो शोज़ बना के दिखाते हैं, जो मैं बना के दिखाता हूँ, उससे कुछ लोग सीखते हैं और कुछ लोगों को पता चलता है, तो उनके हाथ में पावर और ज़्यादा आती है। सो बाय जो जो बोलते हैं ना ज्ञान को बाँटने से ज्ञान बढ़ता है और दम बढ़ता है। अब वही चीज़ हो रही है सर। तो उसमें ये डीप स्टेट वालों को पता है कि इनका वर्चस्व तभी चलेगा जब ये इस टेक्नोलॉजी का जो खेल है, इसको पकड़ के रखेंगे सर। तो ये लोग जितने भी आपने टेबल पे देखे ये बहुत इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए और इसमें भी आप यहाँ पर भी देखिए कि ये लोग भारत के साथ भी अभी भारत की गवर्नमेंट इनके साथ सबके साथ पर्सनली डील करती है। मोदी जी एंड बड़े-बड़े मिनिस्टर्स इनके साथ पर्सनली डील करते हैं बिकॉज़ इनके पास बहुत पावर है आगे जाके। तो ये टेक्नोलॉजी का खेल है सर। चाइना और यूएसए के बीच में जो एक रेस चल रही है इस टाइम पे उसके एक कदम है एंड उसने दिखाने की कोशिश करी है बट देखिए प्रॉब्लम क्या है ना ट्रम्प एक मीडिया प्रेसिडेंट है सर। वो अभी जैसे उसने मार्क ज़करबर्ग से पूछा तू कितना पैसा डाल रहा है यहाँ पर? कहता है सर मैं 600 बिलियन डाल रहा हूँ। अब मेरे हिसाब से ये सारे सोच समझ के आए थे यार ये लल्लू के साथ क्या उलझना, कोई उलझने की बात नहीं है। ठीक है सारे बड़े-बड़े कमिटमेंट करके आ जाते हैं, कुछ बोल देंगे, कौन उसके बाद क्या देखी जाएगी बाकी बाद में देखेंगे। और सारे जो अभी तक आप देख रहे हैं जितने भी स्टेटमेंट्स दूसरे देशों से भी आए हैं वो प्रीटी मच ऐसे ही हैं। बड़े-बड़े कमिटमेंट्स बट अभी तक ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ है। सो लेट्स सी सर। और उन्होंने ये थोड़ा कहा है कि हम अगले 1 साल में या 2 साल में या 3 साल नहीं, में वो बोल रहा है जब 600 तक बिलियन डॉलर 10 साल में डालूँगा। तब तक तो 2 राष्ट्रपति बदल चुके होंगे। वही है ना सर तो डिलिवरेबल नहीं है ना, इसमें क्या मैं किस चीज़ को अब वो जाके दंदनाएगा देखो मैं 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट ले आया। उसके लोग सुन लेंगे, वो भी खाना-पीना खा के 2 बियर मार के सो जाएँगे वहाँ पर अमेरिका में और अगले दिन न्यूज़ में चलेगा वो और ट्रम्प को 5 नंबर मिल जाएँगे, बस खत्म। उसके आगे ग्राउंड पे सर इम्पैक्ट इन चीज़ों का मेरे को नहीं दिख रहा है एंड ये चीज़ अमेरिकन्स को समझ में नहीं आ रही है कि ये पूरा जो एक खेल खेला जा रहा है इनके साथ इट्स अ कंप्लीट मीडिया गेम। पर ठीक है सर, दुनिया को तो समझ में आ गया है। और चिंताजनक खबरें तो ये भी आ रही हैं अमेरिका के लिए, एक तो वो 37 ट्रिलियन के कर्ज के नीचे है। 1 ट्रिलियन तो उनको हर साल ब्याज के रूप में ही भरना पड़ रहा है। ऊपर से जो मूडीज की रिपोर्ट है आदि जी कि मंदी के कगार पर खड़ा हो गया है आकर के, इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरा कर रही है अमेरिका की। सर मंदी के कगार पे नहीं, मंदी में बैठे हुए हैं ये लोग बहुत टाइम से। इन लोगों ने अपने पूरे जितने भी फिगर्स पूरे ऊपर-नीचे कर-कुर के सबने रखे। आपको क्या लगता है जर्मनी में पैसे बन रहे हैं सर? क्या ब्रिटिश इकोनॉमी क्या 0.01% से बढ़ी है सर। आई मीन अब ये तो मज़ाक है ना। वो जर्मनी में बोलते हैं 0.04% ग्रोथ है जी हमारी। यूरोप में बोलते हैं जी 0.08% ग्रोथ है तो हम भई रिसेशन में नहीं है। ये तो सर कुकिंग ऑफ बुक्स है और कुछ नहीं है। दीज़ गाइज़ ये लोग रिसेशन में थे, हैं और जब तक ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक ये बाहर नहीं आ सकते। तो मूडीज़ भी अब वो जो भी
फिगर्स ये लोग देते हैं, उससे एनालिसिस करके बता देता है। बट एट द एंड ऑफ इट हम सबको पता है अमेरिका की इकोनॉमिक हालत हालत कोई आई मीन अच्छी नहीं है, और ये क्राइसिस टाइम है उनके लिए। इन्होंने बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, गोल्ड की रिवैल्यूएशन की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से इसको स्टेबलाइज़ किया जाए इस गेम को। और आई मीन जो एनालिस्ट हैं अभी तक बोल रहे हैं कि भाई अभी तक नहीं हो पाया है वो, और हो भी नहीं रहा। लेकिन इसके अंदर एक एक बड़ी चीज़ है सर, अगर ये गिरे तो दुनिया को गिरा के जाएँगे ये। तो ये मतलब डूबेंगे तो हम सबको लेके डूबेंगे सनम टाइप। क्योंकि देखिए दुनिया की जो इकोनॉमी है इस टाइम पे इतनी इंटीग्रेटेड है। लोग बोल रहे हैं भाई चाइना अलग हो गया, ये हो गया। चाइना नहीं अलग हुआ सर। चाइना अमेरिका को पूरा अपना सामान बेचता है। 300 साढ़े 300 400 बिलियन डॉलर का इनका ट्रेड है। साढ़े 300 400 बिलियन डॉलर बहुत होते हैं सर। आई मीन बहुत ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान का टोटल जीडीपी नहीं है उतना, जितना चाइना और अमेरिका के पास जिनका ट्रेड है। तो ये एक ग्लोबलाइज़्ड दुनिया है। ये लोग एक-दूसरे को तंग कर सकते हैं, बट पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब देखिए जो एक फ्रंटल व्यू है, अब चाइना को ट्रस्ट करना भी मुश्किल होता है कि चाइना अमेरिका को गिराना चाहता है। क्या अब बैठे कि भई चाइना और अमेरिका दोनों एक डील करके बैठ जाएँ कि चल ठीक है यार, मैं तेरे को नहीं गिराता, तू मेरे को यहाँ ये दे दे, बाकी सब गए भाड़ में। फिर क्या? तो अमेरिका एक बहुत ही टेढ़ी पोज़ीशन में है, बहुत ही डेस्परेट पोज़ीशन में है, एंड अपने आप को उसको इस पोज़ीशन से निकालना है, क्योंकि ट्रम्प ने जितने वादे करे थे अपनी पॉपुलिस को, वो वादों के पास क्या, वो तो उसके आस-पास भी नहीं है। इनकी स्पेंडिंग इंक्रीज़ हो चुकी है, ये एक और वॉर की प्लानिंग कर रहे हैं अभी वेनेजुएला में, ईरान के साथ वहाँ पर बिल्डअप चल रहा है इनका। एक इनका छोटा-सा खर्चा कम हुआ है व्हिच इज़ यूक्रेन। वो भी जो ओवरटली फंड देते थे, अब ओवरटली जो पैसे इनके यूक्रेन में जाते हैं उसका तो कोई हिसाब नहीं है सर। बट सो अमेरिका एक बहुत डेस्परेट स्टेट में है और उसको इससे बाहर निकलने के लिए ज़्यादा चारा नहीं है। अब वो ट्रेड डील करने में क्या बोल रहा है सर? आप देखिए जितने भी ट्रेड डील उसने अभी तक करी हैं, उसमें क्या बोल रहा है वो? पहले तो उसने ऐसे पाकिस्तान, बांग्लादेश टाइप देशों के साथ ट्रेड डील करी है, जो जिनका अपने पास ही कोई धेला नहीं है। वो तो नंबर बढ़ाने के लिए है कि देखो मैंने 7 देश के साथ, 10 देश के साथ ट्रेड डील कर ली। दूसरा, जैसे अगर आप देखें सऊदी अरेबिया, यूएई, जापान, इन लोगों को क्या बोल रहा है? आप 500 बिलियन लगा दो, आप 600 बिलियन लगा दो, आप डेढ़ ट्रिलियन डॉलर लगा दो, और उन्होंने भी हाँ जी, हम लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। अरे बस, बस। अब उसमें क्या है, सऊदी अरेबिया को पता है यार हथियार खरीद लेते हैं, इसके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? मैं हथियार खरीद लेता हूँ। तो वो बोलता है अच्छा जी 100 बिलियन के मेरे को ना ये वाले हथियार दे दो। हथियार की डील करके आ जाएगा। और सऊदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, ये हथियार पड़े रहेंगे वहाँ पर, और जब तक वो हथियार अमेरिका से लेता रहता है, अमेरिका वहाँ पर बेस बना के बैठा रहेगा, उन हथियारों को चलाएगा और उसकी प्रोटेक्शन करेगा। तो सऊदी के लिए तो विन-विन है सर। ठीक है, 100 150 बिलियन अपने को अगर थोड़ा टाइम 1 साल में 1 बार ही देने पड़े, उसके बाद अमेरिका हमारे को आके हमारे देश की प्रोटेक्शन करता है, अपनी एयर फ़ोर्स यहाँ रखी हुई है उसने, पूरा मेरी रक्षा करता है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? बट जापान जैसा कंट्री $550 बिलियन अगर अमेरिका को देगा, तो वो अंदर क्या रखेगा? जापान आपसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, बट ज़्यादा बड़ी नहीं है सर। साढ़े 3 4 आई मीन साढ़े 4 पौने 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है अभी। आप बिल्कुल, बोल रहे हो बिल्कुल। 1 साल के अंदर आप उसको ओवरटेक कर दोगे। तो कितना $550 बिलियन, तो आपको भी यही, अगर आप देखें वो जो इंडियन अमेरिकन्स बोलते हैं अपने आप को, वो जो ट्वीट लिखती रहती है एक आंटी, वो तो कहती है ना 550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दो, टैरिफ हट हट जाएगा। तो ये तो रिश्वत है सर, और ये गेम आप खेलना नहीं चाह रहे। तो ठीक है सर, अभी कितना ये ग्राउंड पे आएगा उसमें तो बहुत बड़ा डाउट है सर। ये डाउट अब अमेरिका में लोग पूछना शुरू हो गए हैं कि भाई ठीक है यार, आप बोल रहे हो बट करके दिखाओ भी। नहीं, ये जो टैरिफ का हंटर चलाना शुरू किया इन्होंने, आप क्या मानते हैं ये कामयाब है क्या? क्योंकि बहुत सारे देश वो तो सहन करने को तैयार ही नहीं है, इनकी धमकी में आने को ही तैयार नहीं है, देखिए और सर, बड़े-बड़े हैं। 2 चीज़ें हैं सर। बड़े-बड़े देश तो नहीं है सर। देखिए बड़े-बड़े देश में जो 3-4 बड़े-बड़े देश हैं, यूरोपियन यूनियन मान गया है प्रीटी मच उनके टैरिफ। बट यूरोपियन यूनियन
को चाहिए कि अमेरिका देखिए, हर किसी का ना जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो अलग है सर, और उसने अपने हिसाब से अमेरिका को रोप मारा है। अब यूरोप को देखते हैं, यूरोप के अंदर एक चीज़ है कि अमेरिका को यूरोप के अंदर एंगेज करके रखना है, क्योंकि यूरोप के पास अपनी सिक्योरिटी कुछ नहीं है। ना उन्होंने कुछ बनाई है, ना कुछ है। अब वो बोल रहे हैं हम बनाएँगे। उनको पता है अमेरिका डिसएंगेज करेगा, तो वो बोलते हैं अगले 10 साल तक हम बनाएँगे, 10 साल के बाद अगर आपको जाना है चले जाओ, बट 10 साल तक इनको अमेरिका को यहाँ पकड़ के रखना है। अब उसके लिए जो भी करना है करो। तो यूक्रेन की वॉर के पीछे पड़े हुए हैं वो, नहीं जी आपको करना ही पड़ेगा, अरे नहीं जी सिक्योरिटी गारंटी जी, ये जी, वो जी, नेटो जी, तो वो पूरा चलता रहता है। तो यूरोप इस टाइम पे मान गया है क्योंकि उसको एक चीज़ मिली है कि अमेरिका की पूरी जो एंगेजमेंट है यूरोप में रहेगी। जापान तो सर खैर अमेरिका का ही है, तो वो क्या मानेगा, क्या मना करेगा, वो तो मेरे को उम्मीद थी कि ज जापानीज़ थोड़ी खड़े होंगे, बट इट सीम्स नो, वो भी बैठ गए। बट बड़े देशों में सर जो एक चाइना है जिसने टैरिफ का जवाब रेयर अर्थ से दिया, ठीक है? बट वो एक लड़ाई है। आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया। आपने अंदर की तरफ देखा, अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करने की बात करी और अभी कर रहे हो। दुनिया को ये दिखता है कि हाँ, ठीक है यार, चाइना जैसा लेवरेज बहुत कम देशों हमारे पास भी लेवरेज है सर। हमारे पास उनकी आईटी इंडस्ट्री के पीछे के लेवरेजेज़ हैं। हमारे पास फार्मा के पूरे लेवरेजेज़ हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे लेवरेजेज़ हैं। बट हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं नहीं, नहीं ये नहीं करेंगे हम। हम धंधा फिर भी करेंगे लेकिन अब हम द अपना धंधा मूव करेंगे। तो जो दूसरे देश हैं जिनके पास ये लेवरेजेज़ नहीं हैं, वो देखते हैं यार ओके, ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, कि यार जो अमेरिका से हमारा ट्रेड है उसको हम अगर डाइवर्सिफ़ाई करें और कौन-कौन मेरे पार्टनर्स रहेंगे वहाँ पर। तो ये एक आप एक डिफरेंट मेथड में निकले हो बाहर और ये इन्होंने सोचा नहीं था। इन्होंने सोचा था कि भारत कुछ बंद करेगा, देखते हैं साले को, क्या बंद करेगा? हाँ, छोटी-सी इकॉनमी हम भारत ने कुछ बंद ही नहीं किया। तो ये रिटेलिएट किस में करें? इनका प्लान था कि भारत कुछ बंद करेगा, उसके बाद ये कुछ बंद करेंगे, फिर भारत कुछ बंद करेगा। मतलब उस गेम में लाने के लिए और देखिए उसमें फिर भारत छोटा पड़ेगा ना सर। भारत के पास इतनी इकोनॉमिक हेल्प नहीं है कि आप अमेरिका को मुक्का मार सको। तो उसमें भारत की पावर कम रहेगी। वो पावर गेम खेलते हैं आपके साथ। आपने वो गेम खेला ही नहीं। बिकॉज़ देखिए अगर आप वो गेम खेलते, वो एक पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ से खेल रहा था। आपने बोला यार मैं आपके साथ आपके एरिया में जाके गेम नहीं खेलूँगा। मैं आपके साथ अपने गेम में गेम खेलूँगा। तो यू शिफ्टेड इट एंड उससे हुआ क्या है, ये डिसबैलेंस हो रखा है और ये फ्रस्ट्रेशन दिख रही है आपको। तो ये देखिए टैरिफ-टूरिफ सर ठीक है, ये इसका एक टूल है। अभी वैसे भी उसके अंदर वो बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में लेके। अब वहाँ पर क्या होता है, क्या नहीं होता, वो अलग चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी जवाब उसको आएगा अक्टूबर तक, जब तक उसके पास टाइम है ना ऊपर दंदराने का। तो ये गेम खत्म नहीं हुई है सर, टैरिफ के अलावा फिर और कुछ और शुरू हो जाएगा वो। दे विल फाइंड अनदर थिंग। H-1B पे शुरू हो जाएँगे, वो ऑलरेडी शुरू हो रहे हैं। ठीक है? तो वो देखिए कुछ भी ढूँढेंगे आपके लिए। तो दैट्स नॉट एन इश्यू बट द मेन पॉइंट इज़ आपने जो इनको चैलेंज करा है इस टाइम पे ऑयल के गेम के अंदर और दूसरे गेम्स में, उससे इनको अभी तकलीफ हो रही है, बिना कुछ बोले। सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने यही कहा है कि जो हम टैरिफ लगा रहे हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो यूएस बर्बाद हो जाएगा। भारत के बारे में भी कुछ इन्होंने टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट में और भारत को लेकर के अलग-अलग जगहों से कुछ-कुछ आवाजें उठी हैं। जैसे पुतिन साहब ने कहा है कि भारत और चीन 280 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश हैं। आप 280 करोड़ आबादी को ये कह कर के नहीं धमका सकते कि मैं आपको दंडित करूंगा। ये जबान जो है, ये लहजा, ये धमकियां ठीक नहीं है। खुद इनके देश के भीतर से आवाजें उठनी शुरू हुई हैं। इनके भी एनएसए रहे बोल्टन, वो तो लगातार इनके ऊपर बरस रहे हैं, कह रहे हैं कि बर्बाद कर दिया इन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी है उसको। 2 ढाई दशकों की मेहनत का नतीजा था कि भारत हमारे करीब आया था, विश्वास करने लगा था और फिर उसको दूर कर दिया। इन चीजों से ये कैसे निकलेंगे? या ये अभी निकलना ही नहीं चाहते हैं
अभी ईगो को ही ऊपर रखना चाहते हैं। देखिए सर, पहले तो यूएस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मैं किसी की बात नहीं सुनूँगा सर। मैंने आज सुबह भी इसके ऊपर अपने चैनल पे भी बोला है। ये लोग सर अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये आपको यूज़ कर रहे हैं ताकि ये इसके ऊपर ट्रम्प के ऊपर कुछ प्रेशर डाल सकें और कुछ नहीं है। इसके अंदर हमको कभी भी नहीं फँसना है सर। बिकॉज़ चक्कर क्या है, ये लोग इनको इनके पास देखिए ये आप इनके टाइम पे चले जाइए। कल जेक सलिवन और क्या है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और उसका डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने एक आर्टिकल लिखा है कि भई द केस फॉर अलायंस विद इंडिया। यही लो वो बेवकूफ थे जो हमारे दोवल साहब के ऊपर केस लगा के बैठे हुए थे। यही लोग थे ना? यही लोग थे जो रिपोर्टर पे रिपोर्टें निकालते थे कि साहब भारत में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये मोदी तो पता नहीं क्या-क्या कर रहा है। आज आप देख लीजिए कि ये जो इलेक्शन का ये जो दंदनाते फिर रहे हैं हमारे देश के अंदर, अगर ये डेमोक्रेट्स होते तो क्या कर रहे होते ये आपके साथ? ये सवाल हमको अपने आप से पूछने चाहिए। क्योंकि ये एक असलियत है जो हम लोग इनकी पार्टी पॉलिटिक्स में हमको नहीं घुसना सर। यूएस की जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट है। तरीके अलग हैं। वो डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स पे रोते हैं, ये ट्रेड पे रोते हैं। तरीके सेम, प्रेशर डालने के तरीके सेम है। जो एंड गोल है वो क्या है सर? आपको कंट्रोल करना है। किसी तरह से आपकी इकोनॉमी को घुटने में मारना है, कि आप इतने पावरफुल ना हो सको ताकि आप उनको तंग कर सको आगे जाके। तो ये चीज़ें हमको बेसिकली समझ में आनी चाहिए। इट्स नॉट वन अगेंस्ट द अदर। आपको देखना है कि भई डेमोक्रेट्स में ये चीज़ अच्छी है, मैं इनसे ये लेता हूँ, रिपब्लिकन में ये चीज़ अच्छी है, मैं इनसे ये चीज़ लेता हूँ। सो जब ट्रम्प आए थे, उस टाइम पे यूएसएआईडी और ये सब चीज़ें जो थी, जॉर्ज सोरोस का काफ़ी प्रकोप था। आपको वो चीज़ हटानी थी। आपने देखा आपके साथ इलेक्शन में क्या हुआ। आप इसके साथ खड़े हुए, आपने चीज़ें करी और आपने उसका प्रकोप पूरा हटवाया, जो भारत के अंदर था। आज जॉर्ज सोरोस अगर दोबारा न्यूज़ के अंदर आ रहा है, जहाँ पर लोग बोल रहे हैं उसका पैसा है, ये है, जो भी कह लीजिए सर 6-8 महीने लग गए उसको दोबारा वा कुछ करने के लिए, है कि नहीं? तो वो तो करेंगे ना सर, जो चोर है वो तो चोरी करेगा। बट आपको एक स्पेस मिली थी, जहाँ पर आपने अपने अंदर सफाई करी, आपने अपने अंदर डंडे-डुंडे मारे, थोड़े सीधे करा, आपने कंगालुओं को फेंकना शुरू करा, आपने ज़बरदस्त बिल पास कराए हैं, काफ़ी कुछ करा है। तो आपको वो स्पेस मिली एक। आपको फ़ायदा उठाना है सर इस सिचुएशन का। मुझे उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पर कौन बैठा है। जिस तरह का बैठा है उसकी पॉलिसी के अंदर, उसके सिस्टम के थ्रू मेरे को अपना फ़ायदा निकालना है। ये होगी गेम असली। हमने करा है थोड़ा बहुत, कई जगहों पे हमने अपॉर्च्युनिटी मिस भी करी है। बट हमको इस पूरे प्रॉब्लम को इस लेंस से देखना चाहिए कि भई जब ट्रम्प आया था उस टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम्स थी? उसने आपको बोला ये चीज़ें मैं हटा दूँगा, उसने हटाई भी। तहव्वुर राणा कैसे आ गया आपके पास? तो ये बात नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। बट हाँ, उसका एक अब देयर इज़ अ कॉस्ट टू डीलिंग विद हिम। तो आप देखिए अभी, ये कॉस्ट पहले था कि आपके पास रोज़ रिपोर्ट आया आती थी, भैया आप तो भूखे मर रहे हो, आप तो खुश नहीं हो, आप तो भैया वोट ही नहीं कर पाते। तो ये भी चीज़ें थी पहले। नन ऑफ देम आर बेटर और वर्स सर। अपने को अपना हिस्सा लेना है, अपना जूस वो फल खड़ा है अपने पास, जूस निकालो, पियो और गायब हो जाओ वहाँ से। दैट्स व्हाट आवर गेम शुड बी। ये जो डीप स्टेट फिर से सक्रिय हुआ है और यहाँ भारत में भी कुछ लोग कॉलर खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 6 महीने में मोदी सरकार को गिरा देंगे। इससे कैसे निपटेगा भारत? और दूसरे, ये जो 45 मिनट तक गाड़ी के भीतर बैठ कर के बात हुई है पुतिन और मोदी साहब की, आपको क्या लगता है जो पुतिन बता रहे हैं उतनी ही बात हुई है, या और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जिन पर जरूर चर्चा हुई होगी? देखिए जी, एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, मोदी जी अकेले नहीं हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका जो एक चीज़ हुई थी ना, याद है आपको? उसपे इन्वेस्टिगेशन किसने करी थी सर? मोसाद ने। देखिए सर, ये इन लोगों को ये समझ में नहीं आता। और देखिए रेजीम चेंज करने के लिए आपको एक चीज़ होनी चाहिए कि एक यूनिटी होनी चाहिए देश के अंदर, इन द सेंस
कि एक इशू हर जगह रेजोनेट करना चाहिए। ठीक है, कन्विंस तो हो लोग कि हाँ इस मुद्दे पे हमको इनका विरोध करना है। अब वो है ही नहीं। कहां से लाओगे आप, किस चीज को? सर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, नॉर्थ में रहते हो, मैं कर्नाटका रीजन में रहता हूँ, कर्नाटका, गोवा, आंध्रा, इस रीजन में मैं साउथ में रहता हूँ। आपके जो डेली के इश्यूज हैं, जो मेरे डेली के इश्यूज हैं, वो अलग हैं। आप भी भारतीय हो, उतने ही हो जितना मैं हूं। हम में से कोई ज्यादा या कम नहीं है, बट आपके इश्यूज अलग हैं, मेरे इश्यूज अलग हैं। तो ये आई मीन आप लेट से आप मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, आप लेट से रह रहे हो वेस्टर्न यूपी में, मध्य प्रदेश के बॉर्डर के आसपास, आपका इशू क्या रहेगा यार? थोड़ा ट्रेन का कनेक्टिविटी होना चाहिए, थोड़ा प्लेन का कनेक्टिविटी होना चाहिए दिल्ली के लिए। अब मैं यहाँ पर बैठा हूं, मेरे को दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को कोई कनेक्टिविटी नहीं चाहिए वहां से। मेरे को चाहिए, बट मेरा जो नेक्स्ट बिगेस्ट सिटी है या बैंगलोर से या कहीं से मेरे को कनेक्टिविटी है तो मैं खुश हूं, क्योंकि यहाँ का जो गेम है वो अलग है। तो ये बेसिक चीज अगर ये नहीं समझ सकते कि भाई ऐसी कोई चीज ढूंढना मुश्किल है जहां पर पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। एक था करप्शन, जिसपे केजरीवाल ने वेव बनाया था और वो खड़ा हो गया था, जिसका काफी फायदा उठाया था इसने, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर हुआ क्या सर? देश को भी पता है कि यार ये आते हैं मसीहे बन के, उसके बाद कुछ उल्टा काम करके चले जाते हैं एंड फंसा देते हैं, और उसकी भी आपने असलियत देख ली। बिल्कुल। तो फिर सर आप मुझे बताइए, कोई अब बिहार की जनता के जो इतने आते हैं, क्या नाम है, जो इंटरव्यूज आते हैं, आपने कहीं पे देखा कि किसी, मैंने तो मतलब एक आधा देखा है जो वो यादव ये वो कर रहे हैं, बट किसी के पास आई मीन मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि भाई वो जो ये वोट का नैरेटिव है इसमें वो चिपक गए हैं और वहां पर पता नहीं आंधी तूफान आ रखा है और लोग सड़क पे निकले हुए हैं। अब बिहार में ही नहीं हो रहा तो फिर आप, तो ये जो इनकी कोशिश जरूर रहेगी सर, अंदर से भी बाहर से भी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको, कोशिश जरूर रहेगी, बट मेरे को लगता नहीं है सर इतना इनके अंदर दम है कि ये कुछ कर सके। आदि जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमस्कार। सर, नमस्कार। थैंक यू।